हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एसआर बीएससी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर लेकर के आए हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा यूनिट सेकेंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन चल रहा है। इसका लेक्चर सेकेंड हम लोग देखेंगे आज। इस लेक्चर सेकेंड में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है राइबोसोम, यानी कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, राइट, ट्रांसलेशन प्रोसेस को कराने के लिए राइबोसोम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले हम राइबोसोम्स के बारे में समझ लेंगे, फिर उसके बाद में एक हमारा एमआरएनए के अलावा भी जो एमआरएनए हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, वो पहली यूनिट में हम लोगों ने देख लिया। प्रोटीन कैसे बनेगा, तो राइबोसोम्स जो होते हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके का काम होता है, वो समझेंगे इनके बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। आरएनए एमआरएनए बनता कैसे है या आरएनए बनता कैसे, वो तो हमने देख लिया, लेकिन आरएनए कितने प्रकार के होते हैं उनको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा राइबोसोम। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग राइबोसोम, उसके अंतर्गत लिखना शुरू करें। राइबोसोम के अंदर देखिए, राइबोसोम को सर्वप्रथम क्लाउड ने ऑब्जर्व किया था, मतलब देखा था, ऑब्जर्व किया था, तथा इसका नाम माइक्रोसोम रखा। सोम मतलब होता है बॉडी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा। तो राइबोसोम को सबसे पहले क्लाउड ने देखा था, ठीक है, ऑब्जर्व किया था, और जो इन्होंने नाम दिया था, टर्म दिया था, वो क्या दिया था? माइक्रोसोम दिया था। इस बात को याद रखा। बाद में सर्वप्रथम एनिमल सेल में पैलेट, ये एक साइंटिस्ट है, एनिमल सेल में पैलेट ने इन्हें खोजा और इनका नाम राइबोसोम रखा। तो यहां पर कुछ दो क्वेश्चन आपके जो हैं वो पुटअप हो गए। जैसे कि राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, तो नाम जाएगा क्लाउड ने। क्या नाम दिया इन्होंने? माइक्रोसोम दिया। सबसे पहले एनिमल सेल में किसने खोजा, तो पैलेट ने सबसे पहले एनिमल सेल में खोजा और इसका नाम क्या दिया? राइबोसोम दिया। ठीक है, लिखें नैन से। प्लांट्स में इन्हें सर्वप्रथम रॉबिन्सन, दो साइंटिस्ट थे यहां पर, रॉबिन्सन व ब्राउन ने खोजा था। तो ये भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एनिमल सेल में तो राइबोसोम्स को पैलेट ने खोजा था, ऑब्जर्व सबसे पहले क्लाउड ने किया था। सबसे पहले इसके बारे में क्लाउड ने ही बताया था कि सेल के अंदर कुछ स्मॉल टाइप के या माइक्रो साइज के स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, इसको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका नाम इन्होंने माइक्रोसोम किया, क्योंकि माइक्रो मतलब छोटा होता है। लेकिन बाद में जब पैलेट आए तो इन्होंने अच्छे से इसके ऊपर स्टडी किया, अच्छे से जानकारी प्राप्त की, तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये राइबोसोम है, इनका नाम क्या रख दिया? राइबोसोम रख दिया। फिर उसके बाद में देखा जाए धीरे धीरे करके प्लांट्स में भी इनको खोजा गया। तो प्लांट्स में जो सबसे पहले खोजा था वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ध्यान से लिख लें। राइबोसोम्स सेल में स्मॉलर के रूप में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे सूक्ष्म प्रकार के, सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं सेल के अंदर, वो कौन होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ये बात बताई थी। ठीक है, तो राइबोसोम सेल्स में स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, माइक्रोबॉडीज भी होती हैं, वो भी स्मॉलेस्ट ही होते हैं, लेकिन राइबोसोम का नाम ज्यादा आता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में राइबोसोम्स लिखा हो और माइक्रोसोम्स लिखे हो, माइक्रोबॉडीज लिखी हो, और एक ऑप्शन बोथ दिया होगा, ए और बी, तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा आपका। राइबोसोम सेल्स में स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल के रूप में पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में ERE कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाइए एप्लीकेशन पर ही
और वहां पर आपको जो है ना रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, तो उसमें आप देखे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो भाग में बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, RER इसको बोलेंगे, ठीक है, RER, सॉरी, जो शॉर्ट फॉर्म इसका रहेगा वो रहेगा RER, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो क्या लिखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में ये पाया ही जाता है और साइटोप्लाज्म में अधिकतर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, कुछ फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, राइट, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये यहां पर आप देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको मैंने पढ़ाया था, इसमें भी आपको एंडोप्लाज्मिक, इसमें भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। एज वेल एज आप लोगों ने एक और सेल ऑर्गेनेल पढ़ा होगा प्लांट्स में जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, राइट। इनका साइज हेलेंस लिख लीजिए, राइबोसोम का साइज, राइबोसोम का साइज सेल में लगभग, कोशिका में लगभग 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम, 150 एंगस्ट्रॉम टू 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है, एंगस्ट्रॉम तक होता है, तथा यह मेम्ब्रेन लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तथा यह मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर राइबोसोम, राइबोसोम आर द मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, राइट, ऑर्गेनेल्स होते हैं, मींस इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। हेलेंस लिखे हैं, राइबोसोम्स को इनके फंक्शंस के आधार पर, इनके फंक्शंस के आधार पर कई अन्य नामों से भी, कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी कि राइबोसोम्स का अगर आप फंक्शन देखें तो उसके बेसिस पर इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, तो इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ऑर्गेनेल, इसे हम लोग ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं। मींस ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेल दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनेल विद इन एन सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भैया सेल ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में तो पाया जा रहा है, सेल के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, और भी सेल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्गेनेल विद इन एन सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसे हम लोग पैलेट पार्टिकल, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पैलेट ने इसको एनिमल सेल में खोजा था, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया पैलेट पार्टिकल, कॉमन नेम हम लोग इसको पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा, पैलेट पार्टिकल कहते हैं, राइट, पैलेट पार्टिकल कहते हैं। नए लिखे हैं, राइबोसोम को, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, राइबोसोम्स को RNP मींस राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल RNP, राइबोसोम को RNP के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, राइट, RNP के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्यों कहते हैं भैया इसको RNP, क्योंकि इसमें rRNA, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें rRNA व प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें rRNA व प्रोटीन्स पार्टिकल पाए जाते हैं, इसीलिए इसको RNP के नाम से जानते हैं, क्योंकि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। से लिखे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक
मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, डिफरेंस भी मैंने लिखा है, आप लोगों ने लिखा होगा, पढ़ा होगा। लिखा राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक बोथ टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं। तथा राइबोसोम्स मेमेलियन आरबीसी को छोड़कर, यानी कि जो मैमल्स पाए जाते हैं, जो मैमल्स हैं, स्तनधारी जो जंतु हैं, उनके ब्लड में जो आरबीसी पाई जा रही है, रेड ब्लड सेल्स पाई जा रही हैं, इनको छोड़कर यह ऑर्गेनेल्स हर प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। हर प्रकार की सेल्स में क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे राइबोसोम्स के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोगों को जो देखना है वो देखना है राइबोसोम के प्रकार। तो हेडिंग डाल दीजिए मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। और ये जितना भी मैंने थ्योरी लिखा है, इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। लिखें टाइप्स ऑफ राइबोसोम में, देखें अवसादन गुणांक, दैट मींस इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। अवसादन गुणांक के आधार पर, के बेसिस पर राइबोसोम्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 70s राइबोसोम व नंबर 2 80s राइबोसोम के नाम से जाना जाता है, ध्यान से लिखें। जहां एस का अर्थ, यहां पर जो एस लिख के आ रहा है 80s 70s क्या है, तो जहां एस का अर्थ सेप्टवर्ग यूनिट, या इसको हम लोग सेगमेंटेशन रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन रेट या सेप्टवर्ग यूनिट को प्रतीत करता है, को शो करता है। ठीक है, सेप्टवर्ग यूनिट को शो करता है, सेगमेंटेशन रेट को शो करता है। अब बात आती है कि सर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम क्या है, कैसा होता है ना। तो हेडिंग डाल दो, फर्स्ट 70s राइबोसोम, या 70s राइबोसोम को हम लोग बच्चों प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, 70s राइबोसोम को हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को। इसके अंतर्गत लिखें फटाफट, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम के अंतर्गत लिख लें, इस प्रकार का राइबोसोम मुख्यतः मेनली प्रोकैरियोटिक सेल, इसीलिए इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, या प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तथा यह इसके अलावा, यानी प्रोटोप्लाज्म के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल यहां पर पाई जा रही बैक्टीरियल सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी आपको ये अटैच मिल सकते हैं। इसके अलावा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच रहते हैं। ध्यान से लिखें, इसका साइज लगभग, यानी कि जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, इनके साइज की अगर हम लोग बात करें तो अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर, इसका साइज लगभग 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, तथा इनका मॉलिक्यूलर वेट 2.7 into 10⁶ डाल्टन, याद रखिएगा डाटा, 2.6 into 10⁶ डाल्टन होता है। ध्यान से लिखें, 70s राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स के, या यूकैरियोटिक, ठीक है, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल्स में भी
पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का अपवाद है, या हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स जो 70 टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इवोल्यूशन के बेसिस पर अगर देखा जाए, विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा तो उस समय माइटोकॉन्ड्रियल सेल और क्लोरोप्लास्ट सेल एक टाइप के बैक्टीरिया सेल रहे होंगे। मैंने बताया था जब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो क्लोरोप्लास्ट को भी वहां पर बता दिया था किस तरीके से ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70 टाइप ऑफ राइबोसोम है। तो हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है कि भैया ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन इतने से बात संतुष्ट नहीं होती है। तो बात आती है कि हाँ क्या सर इसके पास में खुद का डीएनए आरएनए पाया था? हाँ भैया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का डीएनए होता है। तो हाँ सर, अब बात थोड़ा समझ में आ रही है। चलिए एनालिसिस स्टावर नंबर के एक पॉइंट लिख लीजिए, 50s 55s ब्रैकेट में कर दीजिएगा 35s ऑब्लिक 25s राइबोसोम, यानी कि 55s प्रकार के जो राइबोसोम है, राइबोसोम्स मैमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए स्टार बना के लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया की या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यूकैरियोटिक मैमल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें राइबोसोम कितने इस प्रकार के होते हैं, तो हम लोग तो रट्टा मार के बैठे होंगे 70 टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैमल्स की जो सेल्स पाई जा रही हैं और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो राइबोसोम का टाइप है वो 55s टाइप का है, 55s प्रकार का है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखिए, प्रत्येक राइबोसोम, जो यहाँ पर हर एक राइबोसोम है इसकी बात हो रही है, प्रत्येक राइबोसोम दो प्रकार की या दो सब यूनिट, प्रत्येक राइबोसोम दो सब यूनिट्स का बना होता है, जिसमें एक लार्जर यूनिट लाइक 50s हम ये कह सकते हैं, तथा दूसरी स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलर यूनिट 30s की होती है। ये 70s की बात हो रही है, स्मॉलर यूनिट की होती है, उसको नई लाइन से लिख लेना यार। ठीक है, प्रत्येक राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है, जिसमें एक लार्जर यूनिट 50s तथा दूसरी स्मॉलर यूनिट 30s की होती है, जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है उसकी बात हो रही है। लाइन से एक और स्टार बनाकर पॉइंट लिख लो, कभी भी दो सब यूनिट्स का योग यानी कि जोड़ अवसादन गुणांक के मींस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के सिमिलर नहीं होता है, अवसादन गुणांक के सिमिलर नहीं होता है, इस बात को याद रखना। जैसे हम 70s टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें तो इसमें हमको पता है कि स्मॉल यूनिट पाई जाएगी और एक लार्ज यूनिट पाई जाएगी, इसमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी और एक लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। तो जो लार्जर यूनिट है बच्चा वो यहाँ पर क्या होगी, इसकी 50s, और जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या होगी 30s। अगर आप इसको जोड़ेंगे 50 + 30 = 80 आ रहा है, आपको पता है 50 + 30 = 80, बट यहाँ पर 70s राइबोसोम है, तो यही कहा गया है कि जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, अवसादन गुणांक है, उसके सिमिलर ये कभी भी यूनिट्स आपस में ऐड नहीं रहती। अगर हम लोग, अच्छा ऐसा क्यों होता है, अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखिए आप मान लो यहाँ पर एक लार्जर यूनिट है इस तरीके से, ठीक है, ये एक लार्जर यूनिट है जिसका नाम है 50s और एक स्मॉलर यूनिट इसके ठीक नीचे रहती है इसका नाम है 30s। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर में जब आप बाहर से देख रहे होंगे तो इसका कुछ भाग, स्मॉलर यूनिट का कुछ भाग लार्जर यूनिट के साथ में क्या रहता है बेटा, एम्बेडेड रहता है अंदर की ओर, लार्जर यूनिट के साथ में क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। जब इसको हम लोग मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को लो करके अलग से कैरी करते हैं और अलग से जोड़ते हैं, तब पता चलता है कि ये 50s यूनिट है और ये 30s यूनिट है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन जब हाई होता है, दोनों एक साथ जब ऐड होते हैं, तब इसका जो अवसादन गुणांक होता है वो 70s टाइप का होता है। तो ये कहा गया कि इसका अवसादन गुणांक कभी भी सिमिलर नहीं होता है, अलग किए जाएंगे तो ये 50-30 के हो जाएंगे और एक किए जाएंगे तो ये 70 के हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम लोग 50s की बात करें, 50s यूनिट की बात करें, तो इसमें दो प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है 5s rRNA, याद रखना, और दूसरा पाया जाता है 23s rRNA, ठीक है। तो खास बात आपको याद रखना है कि जो लार्जर यूनिट होती है 70s राइबोसोम की, थोड़ा सा हायर लेवल की बात और आपको याद लेकर के चलना पड़ेगा कि जो
70 टाइप ऑफ एस राइबोसोम है, इसकी जो लार्जर यूनिट है वो 50s टाइप की है, और इसमें दो प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। एक जो पाया जाता है वो 5s आरआरएनए होता है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग 23s आरआरएनए कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉलर यूनिट की बात करें तो स्मॉलर यूनिट मेनली एक आरआरएनए पाया जाता है इसमें, वो भी होता है 16s आरआरएनए। ठीक है, कैसा होता है? 16s आरआरएनए होता है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, अर्थात खास बात लिख लीजिए, अर्थात 70s राइबोसोम में टोटल तीन प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। तो ये भी एक खास बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70s राइबोसोम व 80s राइबोसोम में टोटल कितने आरआरएनए पाए जाते हैं। तो 70s में तीन प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, और 80s की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर चार प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, जिसमें लार्जर यूनिट में तीन प्रकार के होंगे और स्मॉलर यूनिट के में एक प्रकार का होता है। तो ये तो बात होगी बेटा हमारे 70s राइबोसोम की। अब हम लोग सेकेंड टाइप जो है राइबोसोम का वो है 80s राइबोसोम। तो हेडिंग डाल दिए सेकेंड 80s राइबोसोम, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो 80s राइबोसोम या यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में लिख लीजिए भाई, ये क्या है ना? तो लिखें इसमें, इस प्रकार का राइबोसोम मुख्यतः यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तथा यह प्रोटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मींस RER शॉर्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं, के साथ भी अटैच रहते हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि हाँ भैया साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में भी ये पाया जा रहा है। ठीक है, 80s राइबोसोम अटैच रहते हैं। देन ऐसे लिखें, इनका साइज लगभग 25 to 30 नैनोमीटर का होता है, 25 से 30 नैनोमीटर का होता है, तथा इनका मॉलिक्यूलर वेट 4.5 into 10⁶ डाल्टन तक होता है। चलें से लिख लीजिए, 80s राइबोसोम्स भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें लार्ज यूनिट या लार्ज सब यूनिट 60s व स्मॉल सब यूनिट 40s प्रकार की होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग 80s टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें, 80s राइबोसोम्स की बात करें, तो इसमें भी दो यूनिट पाई जा रही हैं, एक है बेटा लार्ज और दूसरी है स्मॉल। जो लार्ज है उसको हम लोग बोल रहे हैं 60s और जो स्मॉल है उसको हम लोग बोल रहे हैं 50s। तो 60 + 40 = 100s हो जाएगा, है ना? 100s हो जाएगा। लेकिन हमको पता है अब साधन गुणांक इसका सिमिलर नहीं रहता है, तो इसीलिए इसका 80s होगा, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट का आधा पोर्शन कहां पर एडेड रहता है? 60s, दैट मींस लार्जर यूनिट के अंदर एम्बेडेड रहता है। अब खास बात क्या है कि जो 60s राइबोसोम है या 60s स्मॉल लार्ज यूनिट है, इसमें कितने प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं? तो इसमें एक 5s आरआरएनए पाया जाता है। ठीक है, एक पाया जाता है 5.8s आरआरएनए, और एक यहां पर जो आरआरएनए का टाइप पाया जाता है वो है 20s आरआरएनए। ठीक है, अगर हम लोग स्मॉल यूनिट की बात करें तो इसमें स्पेशली 18s आरआरएनए पाया जाता है। कितना एस आरआरएनए पाया जाता है? 18s आरआरएनए पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं अर्थात 80s राइबोसोम में कुल 4 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। लिख लीजिए, अर्थात 80s राइबोसोम में टोटल 4 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। 4 प्रकार के आरआरएनए बेटा क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ हैशटैग करके पॉइंट लिख लो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, या स्टार बना करके लिख लो, इनको डिफरेंट कलर से लिखना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में
राइबोसोम्स फ्री स्टेट में, राइबोसोम्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो राइबोसोम होते हैं बेटा, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, किसी से अटैच नहीं होते। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम या तो फ्री स्टेट, या तो फ्री स्टेट, या फिर राइबोफोरीन, राइबोफोरीन फर्स्ट व सेकंड, राइबोफोरीन फर्स्ट व सेकंड। ये एक्चुअल में क्या है? राइबोफोरीन फर्स्ट सेकंड क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है? स्पेशली ग्लाइकोप्रोटीन है, के द्वारा, याद रखना, राइबोफोरीन फर्स्ट तथा सेकंड के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके द्वारा होगा? बाय द राइबोफोरीन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो राइबोफोरीन फर्स्ट और सेकंड एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके कारण जो राइबोसोम्स होते हैं ये इजीली तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जिसके कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का हो जाता है, रफ और स्मूथ। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही लेयर पर पाए जाते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उससे स्टार्ट होती है, थोड़ी दूर तक जाकर के राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है। ये आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पे लेक्चर शूट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, देखिएगा जाकर के, सेल बायोलॉजी पार्ट 1 में। एक और पॉइंट लिख लीजिए, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट, राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट 0.001 मोलर, याद रखना 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर आपस में अटैच रहती हैं। मतलब मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए? 0.001 मोलर तक अगर है तो बोथ सब यूनिट्स आर अटैच, दोनों सब यूनिट जो है ना, स्मॉल और लार्जर, क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होकर के अटैच हो जाती हैं। तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर आपस में अटैच रहती हैं। इससे कम कंसंट्रेशन, लिख लीजिए, इससे कम कंसंट्रेशन पर राइबोसोम्स की बोथ सब यूनिट, इससे कम कंसंट्रेशन पर राइबोसोम्स की बोथ सब यूनिट सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, यानी अलग अलग हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग, सेपरेट हो जाती हैं। राइट, आगे लिख लें, एक और स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लिखिए, यदि मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को, यदि मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को 10 टाइम, यानी 10 गुना बढ़ा दिया जाए, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो डाइमर, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइमर का फॉर्मेशन होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमर? डाइमर कहने का मतलब क्या होता है? डाइमर कहने का मतलब होता है, देखिए, अगर एटीएस प्लस एटीएस, यानी दो टाइप के राइबोसोम्स, एटीएस टाइप के राइबोसोम्स आपस में अटैच हो जाए, और कब अटैच होंगे? जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 10 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए। राइट, तब क्या होगा? यहां पर 120s टाइप का डाइमर बनेगा। देखिए, मैंने कहा ना, कंसंट्रेशन यानी कॉफिशिएंट, सेगमेंटेशन कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर, जो यहां पर राइबोसोम्स का कंसंट्रेशन है या राइबोसोम्स की जो वैल्यू है, एक्चुएट वैल्यू है, वो एक जैसी नहीं होती, सिमिलर नहीं होती। तो डाइमर क्या है? डाइमर में जब एटीएस टाइप के राइबोसोम, दो अलग अलग राइबोसोम आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 120s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक प्रकार का क्या है बेटा? डाइमर है। इसी प्रकार 70s प्लस 70s, अगर इसमें 10 टाइम्स अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो कितना बनेगा जाकर के? 100s। तो ये भी क्या? एक प्रकार का डाइमर। तो बोथ आर डाइमर। तो डाइमर समझ में आया क्या होता है? अगर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को 10 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होंगे? आपस में अटैच होकर के एक डाइमर प्रोड्यूस कर देते हैं। 120 अगर 80 मिलता है और 70 मिलता है तो 100। ठीक है, नए लाइन से एक और स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय, प्रोटीन सिंथेसिस के समय टाइम 4 से 5,
4 से 5 राइबोसोम्स अपनी स्मॉल सब यूनिट, 4 से 5 राइबोसोम्स अपनी स्मॉल सब यूनिट की सहायता से एमआरएनए से अटैच रहते हैं या अटैच हो जाते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, अटैच रहते हैं, अटैच हो जाते हैं एवं और पॉलीसोम या इसको हम लोग पॉलीराइबोसोम एवं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पॉलीसोम क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक पूरा ग्राफ देख लेते हैं अच्छे से। जैसे देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि एक लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है 60s प्लस एक स्मॉलर सब यूनिट है जिसका नाम है 40s, ठीक है। तो लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट ये मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर, और कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए बेटा, 0.001 मोलर, ठीक है, 0.001 मोलर होना चाहिए। तो मैग्नीशियम आयन का क्या होना चाहिए कंसंट्रेशन, 0.001 मोलर होना चाहिए, राइट। तब ये बोथ यूनिट्स क्या होंगी बेटा, आपस में ऐड हो जाएंगी, बोथ यूनिट्स क्या होंगी, आपस में इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। दैट मींस दैट इज कॉल्ड एचटीएस राइबोसोम। ये क्या है बेटा, एचटीएस राइबोसोम है। और ये 60s क्या है, लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट है राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या है बेटा, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम है। बोथ यूनिट्स आपस में टुगेदर क्या करेंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.001 मोलर होना चाहिए। और ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड होकर के एचटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर क्या करें, यहां पर मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को आप 10 टाइम 10 गुना इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 10 गुना बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तब क्या बनेगा, डाइमर बनेगा। तो डाइमर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लाइक दिस, लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर। तभी जब लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर ये जो यूनिट बनेगी तो क्या हो जाएगा, 120s राइबोसोम यहां पर बनेगा जाकर के, और ये क्या होगा, डाइमर हो जाएगा। अब ये जो डाइमर है, ठीक है, या हम मान लेते हैं ये वाली यूनिट्स हैं, ये यूनिट जो है स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, ये क्या करेंगे, एमआरएनए के ऊपर, आपको पता है एमआरएनए स्ट्रैंड पर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हाँ भैया, आपने सर आज बताया, हमको तो पता था, आप क्या बताएंगे। हाँ बच्चों, मुझे पता, आप लोग बहुत होशियार हो, इसी वजह से हम फटाफट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो एमआरएनए जो होता है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं, कोडोन पाए जाते हैं, राइट। और जो टीआरएनए होगा उसके पास में एंटीकोडोन होगा। तो एमआरएनए जो होता है, इस एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर या एमआरएनए स्ट्रैंड पर 4 से 5 राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट क्या होती है बेटा, इस तरीके से ऐड हो जाती है। 4 से 5 राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट ऐड हो जाती है। ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 से 5 ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहां पर जो स्मॉल सब यूनिट है, आपको पता है नीचे की तरफ रहेगा, ये क्या हो जाती है, ये ऐड हो जाए, स्मॉल सब यूनिट यहां पर ऐड हो गया, राइट। अब इसके बाद में यहां पर लार्जर सब यूनिट इस तरीके से अटैच हो जाता है, लार्ज सब ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड लार्ज सब यूनिट। जब हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाएंगे बीएससी सेकंड ईयर में, राइट, जब आप वहां आओगे तो थर्ड पेपर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, या सेकंड पेपर में, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्या है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। और इस एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर 4 से 5 राइबोसोम या इससे भी अधिक राइबोसोम अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड, ये एक प्रकार का क्या बन गया, पॉलीसोम बन गया, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, क्योंकि यहां पर राइबोसोम अटैच है एमआरएनए के ऊपर, तो ये क्या हो गया, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इतना समझ में आया सभी को? चलिए, तो ये तो बेटा हो गया हमारा 70s और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, जो कि इसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर है और काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पर हायर क्लासेस में। लोअर क्लासेस में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। तो देख लेते क्या केमिकल कंपोजिशन है। सबसे पहले हम लोग 70s टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में देखते हैं, फिर 80s टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में देखेंगे। तो 70s राइबोसोम का क्या कंपोजिशन है और 80s राइबोसोम का क्या कंपोजिशन है, ठीक है। अगर 70s राइबोसोम की बात करेंगे तो 70s राइबोसोम्स में 60% अगर जो होगा वो होगा आरआरएनए होता है, प्लस 40% प्रोटीन होता है, इस बात को याद रखना। तो 60% क्या होगा, आरआरएनए, एंड 40% क्या होगा बेटा, क्या होगा,
सॉरी मैं गलत बोल गया, 70s का उल्टा होगा 60-40, सॉरी हाँ ठीक है सही है, 60% आरआरएनए एंड 40% प्रोटीन पार्टिकल्स यहां पर होंगे। अगर एटीएस राइबोसोम की बात करें तो एटीएस राइबोसोम में 40% क्या होता है, आरआरएनए होता है, प्लस 60% यहां पर प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम में ज्यादा होती है, राइट। अगर हम लोग इनके सब यूनिट्स की बात करें, जैसे अगर हम लोग 70s टाइप ऑफ राइबोसोम की सब यूनिट की बात करें, राइट, तो इसके सब यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि इसमें 50s प्लस 30s राइबोसोम होगा। तो जो 50s राइबोसोम है और जो 30s राइबोसोम है, इसमें क्या खास बात है, तो अगर आप 50s राइबोसोम को देखें तो 50s राइबोसोम्स के अंदर बच्चों यहां पर जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए होता है 3s टाइप का होता है और 5s टाइप का होता है। अगर हम लोग यहां पर 30s आरआरएनए की बात करें, 30s स्मॉल सब यूनिट की बात करें, तो इसमें जो आरआरएनए होता है वो 16s टाइप का आरआरएनए होता है, इस बात को याद रखियो। अब अगर हम लोग यहां पर 80s टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें, है ना, 80s राइबोसोम की बात करें, और 80s राइबोसोम्स में अगर हम लोग इसकी स्मॉल सब यूनिट की बात करें, सॉरी सब यूनिट्स की बात करें खाली, ठीक है, सब यूनिट्स की बात करें, तो यहां पर एक जो होगा वो 60s राइबोसोम होगा, ठीक है, यानी कि 60s सब यूनिट राइबोसोम, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, 40s होगा, 40s राइबोसोम होगा। तो अगर हम लोग 60s की बात करें तो 60s में जो आरआरएनए पाया जाएगा ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ये होता है 28s, 5.8s, एंड 5s। ये जो है आपके 4 प्रकार, मतलब 3 प्रकार के आरआरएनए पाया जाना, और 40s में एक और टाइप का आरआरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 18s आरआरएनए। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार का होगा, सॉरी 60s में 3 प्रकार का होगा, 40s में 1 प्रकार का होगा, तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के आरआरएनए आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आया, ये तो केमिकल कंपोजिशन की बात हो गई। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे खास पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बीएससी कर रहे हो और बीएससी में आप नीट लेवल को छू करके और उससे भी हायर लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, कुछ विशेष पॉइंट करके लिख लीजिए। यहां पर पहला पॉइंट स्टार बना करके लिखे है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कुछ राइबोसोम्स स्मॉल सब यूनिट की सहायता से एमआरएनए के साथ अटैच होकर पॉलीसोम, ये तो मैंने बताया पॉलीसोम क्या होता है, लेकिन ये बनते कैसे वो मैंने बता दिया, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए स्टार बना करके, लार्ज सब यूनिट पर 2 साइट पाए जाते हैं, 2 साइट पाए जाते हैं जिन्हें ए साइट, यानी कि इससे क्या होगा, टीआरएनए होगा, या ए साइट क्या होता है, टीआरएनए के लिए, लिख लो टीआरएनए के लिए ग्रहण करने वाली, यानी कि जो टीआरएनए आएगा वो टीआरएनए ए साइट पर पहुंचेगा जाकर के, ए साइट टीआरएनए के लिए ग्रहण करने वाली साइट, ए साइट व पी साइट, पी साइट क्या है, पॉलीपेप्टाइड वाली चैन, यानी कि यहां पर अमीनो एसिड के बहुत सारी लेयर या अमीनो एसिड्स के बहुत सारे पार्टिकल आकर के ऐड होते रहेंगे, चैन बनता जाएगा। तो जो चैन वाली साइड होगी वो पी साइड कहलाएगी, और जहां पर अनलोडेड होंगे अमीनो एसिड वो साइड कहलाएगी कौन, ए साइड। तो राइबोसोम्स पर 2 साइट होती है, ए साइट होती है और दूसरा पी साइट होता है। ए साइट पे आप देखेंगे टीआरएनए के लिए ग्रहण करने वाली साइट, दैट मींस यहां पर टीआरएनए आकर के अनलोडेड होगा, और पी साइड जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड वाली साइट होती है, पॉलीपेप्टाइड चैन वाली साइट होती है, ठीक है। एक और स्टार बना करके पॉइंट लिख लें, पी साइट पर स्पेशल एंजाइम्स पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो कि 23S आरआरएनए का बना होता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का राइबोजाइम होता है। क्या होता है, राइबोजाइम, दैट मींस, इसीलिए इसको क्या कहा गया, राइबोजाइम, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है बेटा, राइबोजाइम होता है। अच्छा, इसके फंक्शन की अगर आप बात करेंगे
तो इसका एक मेन फंक्शन है, मात्र फंक्शन क्या है इसका, एक मुख्य फंक्शन ये है, लिख लें, एक मेन फंक्शन ये है इसका, लिख लें, राइबोसोम का मुख्य फंक्शन या मुख्य कार्य सेल के अंदर, कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण कराना होता है, ये इसका एक मेन फंक्शन आप याद रखिएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है। इस प्रकार से बेटा हमारा ये राइबोसोम का जो सेल ऑर्गेनेल है कंप्लीट होता है, राइट।